हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। लाइव शुरू हो ही गया होगा, नहीं? लेटेस्ट सी। शुरू हो गया। हाय फ्रेंड्स, विजय प्रताप गुड इवनिंग, विशाल, धर्मेंद्र सिंह पडियार गुड इवनिंग सबको। रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? आ जाते हैं बच्चे, आ जाएंगे 1-2 मिनट में। रौनक, अरुणा बाला गुड इवनिंग, नेश गुड। प्रैक्टिस करना है धर्मपाल, भैरू सिंह। भाषा है, 1-2 बार में पूरी तरीके से समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है। शब्द समझ सकते हैं, उसकी बनावट समझ में आ सकती है। प्रणाम प्रणाम भैरू सिंह। शिखा गुड इवनिंग। वाईडी गुड इवनिंग। बस यही सब वो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। रिजल्ट्स की परवाह नहीं करनी। 2-4 बार देखो उन सबको, आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। मतलब एक स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी आपके अंदर, एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, एफर्टलेस प्रिपरेशन हो जाएगी। चेतन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक। आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं अभी। गुड। द्रौपदी रामावत गुड इवनिंग द्रौपदी। रतन सुथार बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स जस्ट कमिंग। शेखावत बेटा, जॉनी सिंह राम 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 राम। चलिए बच्चे आ रहे हैं और शुरू करें बेटा जी। हमने वो सब बेसिक्स जो पिछली क्लासेस में साथ लेकर के चले। अंग्रेजी का एक सेंटेंस करेक्ट करने के लिए जो पहले दिन पढ़ा था वो भी उतना ही प्रासंगिक होता है, ध्यान रखना। इसलिए भूलने को कुछ नहीं है, सब कुछ साथ साथ चलेगा। जब एक सेंटेंस बनाते हो तो फिर सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए उसमें। और हम चीजें जीरो से शुरू करके उसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि सब घुमा फिरा करके वो इतना सा हैंडफुल नॉलेज हो जाए, जिसको जब हम एक्सपेंड करना शुरू करें तो फिर सारी कायनात उसमें शामिल हो जाए। इतना ही है खेल। ये किसने कहा? बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आर्यमन सुराना गुड इवनिंग। महेंद्र मेरे साथ मेहनत कर लो बेटा। अंग्रेजी के लिए दोबारा किसी वजह से ट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, है ना। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक बड़ा माध्यम या एक बड़ा लाभ यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके पढ़ सकते हैं। और सारे बच्चे वीडियोस पूरे देखा करो, और पूरे देखने के बाद में जहां आपको लगे ना कि देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। ये फैसिलिटी क्लास में नहीं है ना। इसलिए बहुत अच्छी सेटिंग हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी का एडवांस जो एडवांटेज है वो हम लेते हैं। गुड धर्मपाल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। और जब बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है तो टीचर को भी पढ़ाने का मजा आता है। चलिए, हम बातें कर रहे थे। विजय लक्ष्मी राम राम बेटा, राम राम। अब तो वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोबारा लिखूं क्या? कुछ बच्चे अगर नए हो बेटा, अभी बिना पेड कोर्स के भी आपकी मदद कर दूंगा महेंद्र, चिंता मत करना। और पेड कोर्स भी तैयारी कर लो। देखो, मैं यहां इस प्लेटफॉर्म पर हूं, इसका यह मतलब नहीं है तैयारी कर लो भी अपना प्लेटफॉर्म है, अलायंस भी अपना प्लेटफॉर्म है, और आपको यहां से सारी मदद मिल जाएगी आप जो चाहते हैं।
चलिए, नए बच्चे हो तो पुराना वीडियो देख लेना। हम जो कल चर्चा कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। अगर मैं ये लिखूं तो ये जो दो शब्द यहां पर लिखे गए हैं ये मुझे बता क्या रहे हैं? सर, वर्ब के साथ आईएनजी लगी है तो कंटिन्यूएशन तो शो हो रहा है, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी अंग्रेजी में जारी रहना शो करती है, जारी रहने को कंटिन्यूअस कहते हैं, तो कंटिन्यूएशन तो शो हो रहा है सर ये। लेकिन सर, राम या प्लेइंग में से कोई भी समय बताने में सक्षम नहीं है, प्रेजेंट या पास्ट का पता नहीं चल रहा है। ये अंदाज तो लग रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है। और जैसे ही आप यहां पर इज लगाते हो, जैसे ही इज लगाते हो, अभी प्रेजेंट हुआ कि नहीं? ये प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस, तो अब आप इसको बिल्कुल सटीक साइंटिफिकली सिद्ध करने की स्थिति में हो कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं बेटा जी, इससे वॉज में चेंज किया, चेंज थोड़ी हुआ है यार, ये तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसी की सेकंड फॉर्म लगी है। और हम जानते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस का निर्माण करती है और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस का निर्माण करती है। इससे प्रेजेंट बन रहा है, इससे पास्ट बन रहा है और कंटिन्यूअस इससे बन ही रहा है ना? इसलिए तीन टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग, पास्ट कंटिन्यूअस अलग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अरे नहीं बेटा, टेंस तो एक ही होता है कंटिन्यूअस, ये तो टाइम बदलता है। और टाइम बदलने का सीक्रेट अब हमने सीख लिया, वर्ब की फॉर्म्स। क्लास अटेंड करो रामनिवास, और कोई विशेष टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब भी 5-10 मिनट फ्री हो ना, देखो मेरा जो काम करने का तरीका है, कॉपी किताब यार दोस्त ये नहीं चाहिए। जोधपुर से सुरेंद्र सिंह जी, क्या बात है। आपके थॉट प्रोसेस में अंग्रेजी चाहिए। जब भी रामनिवास 5 मिनट मिले तो जो भी चीज आपको याद आए बस उस पर अपने आप से पूछ लो। हितेश, गुड इवनिंग बेटा। अपने आप से पूछ लो कि क्या आप उसका प्रयोग जानते हैं। मतलब मुझे अंग्रेजी आपकी सांस में चाहिए, पेन और कॉपी किताब में नहीं। और आप चिंता मत करना, धीरे धीरे ये परफेक्शन आ जाएगा। और इसको आप विल में चेंज करते हैं और विल के बाद में ओरिजिनल बी लगाते हैं और इस तरीके से फ्यूचर बना देते हैं। ये हमारी कल की कमाई थी। हमने एक क्विक रिकैप किया बेटा जी। ये जो दूसरी बात हमने देखी थी यहीं पर, कि अगर मैं लिखता हूं राम, आज तीनों टेंस एक ही स्लाइड में लिखेंगे, है ना, ताकि आप कंपेयर कर सकें। राम गॉन, पूनमचंद, लव यू बेटा। राम गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और थर्ड फॉर्म हमेशा समाप्ति शो करती है, पूर्ण होना शो करती है। और समाप्त होने को, पूर्ण होने को, खत्म होने को अंग्रेजी में परफेक्ट होना कहते हैं, इसलिए इसका नाम परफेक्ट टेंस है। यहां एक्टिविटी के जारी रहने की सूचना है, यहां एक्टिविटी के समाप्त होने की सूचना है। हिमाड़ा उदयपुर से, क्या बात है गौरव, ऑल द बेस्ट बेटा। अच्छा सुरेंद्र, ओके। परफेक्ट टेंस तो है ही, लेकिन कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट या पास्ट, ये तो तय नहीं हो रहा सर। ये तय करने का काम ना तो राम कर रहा है और ना गॉन कर रहा है। और मैं ये बेजुबान शब्दों की जबान सिखा रहा हूं। ये मेहनत जिंदगी में वहां आपको लेकर के आएगी जहां आत्मविश्वास से लबरेज होंगे और कोई आसपास नेगेटिव फोर्स टिक नहीं सकती। आपके ज्ञान में बड़ी ताकत है। और जैसे ही मैंने लिखा हैज, क्या हुआ, आपकी जबान पर आया कि नहीं प्रेजेंट? क्यों आया? क्योंकि हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज। और अगर मैं चेंज कर दूं बेटा जी, हैड लिख दूं, पास्ट परफेक्ट, टेंस बदला के टाइम बदला? टेंस तो परफेक्ट का परफेक्ट ही रहा ना, बदला क्या? टाइम। और टाइम बदलना हमने सीख लिया। और यही अगर मैं विल लगा दूं, और मैंने कल की क्लास में भी बताया था, ग्रामर में आगे बताऊंगा, विल के बाद हैज और हैड कभी नहीं आ सकता अंग्रेजी में, सिर्फ हैव आ सकता है। सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट हो बोलेंगे। और इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बन जाता है बेटा जी, और इस तरीके से परफेक्ट बन जाता है। एटलीस्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स में गलतियां मत करिएगा, बहुत बुरी लगती हैं टेंस के स्ट्रक्चर में की गई गलती।
आपने अंग्रेजी में एक पैराग्राफ लिखा और 2-3 सेंटेंसेस में आपने टेंस के स्ट्रक्चर में गलती कर दी, सारा इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। आप किसी से अंग्रेजी में बात करिए और बड़ी फ्लुएंट बोल रहे हैं, लेकिन बीच में टेंस के स्ट्रक्चर्स में कहीं पर दोष हो गया, बहुत बुरा इंप्रेशन छूटता है। इसलिए ये पहले दिन से हम लगभग रोज पढ़ रहे हैं। रीजन, मुझे अंग्रेजी आपके थॉट प्रोसेस में चाहिए फ्रेंड्स। और इधर आ जाओ, अगर मैं ये लिखता हूं थर्ड, ये 3 शब्द लिखे ना, अब बताओ क्या सूचना मिल रही है? सर बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बी की, और थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्शन शो करती है, तो इसकी वजह से इसे परफेक्ट का कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं? और आईएनजी जारी रहना शो करती है, तो इसे कंटिन्यूएशन का कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं? Now you can very safely draw that inference where you can say this is perfect continuous. That is agreed, sir. लेकिन कौन सा perfect continuous है बेटा? प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? सर ये 3 शब्द में से कोई बताने की स्थिति में नहीं। अभी देख लो बेटा जी, अब बताइए, हैज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, इससे प्रेजेंट बना, इससे परफेक्ट बना, इससे कंटिन्यूअस बना। Now you can very safely draw this inference where you can say present perfect continuous and your words can never be challenged. इतनी अथॉरिटी से बोलना है और इसी अधिकार से पढ़ना है, और डरना मत। 100 बार पढ़ो यार। मैंने कहा ना, नंबर 1 से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है, और अगर मेहनत करने से मिलता है तो हम मेहनत करने में चूकेंगे नहीं सर। मार्गदर्शन मैं कर दूंगा, तकनीकी तकलीफें मैं सब मिटा दूंगा, लेकिन practice makes a man perfect. You must have heard that saying very nicely and many times, है ना? अगर मैं इसको चेंज कर दूं बेटा जी, हेड लगा दूं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुई कि नहीं, और इससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना के नहीं, और ये हमने कल भी देखा था बेटा जी, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों मैंने यहां एक साथ एक स्लाइड पर लिख दिया। ये हमारी कल वाली बात थी। राधे राधे बेटा, राइट। शाना वाहिद, हाय, हाउ आर यू? गुड। लुक एट दिस। अभी टेंस के स्ट्रक्चर में गलती मत करना। मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा, बच्चे अज्ञान से फेल थोड़ी होते हैं। आपको क्या लगता है बच्चे अज्ञान से फेल होते हैं? गैर जिम्मेदार हो जाते हैं कई बार, खुद डरते हैं, खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे इतने समझाने के बाद में मेरे बहुत सारे बच्चे जो नए हैं बेटा, वो ऐसी अंग्रेजी लिखते हैं यार। आई एम टीच, क्या किया है बेटा? झुंझुनू से राम राम बेटा। टीकमचंद जी, राधे राधे। ऐसी अंग्रेजी लिखते हैं बेटा, क्या कर रहा है यार? अब तो तू जानता है ना, तूने 2 प्रेजेंट फॉर्म्स इस्तेमाल कर ली, कंटिन्यूएशन कहां चला गया? सॉरी सर, नया हूं सर। अरे बेटा, ये नए होने का परिणाम नहीं है, ये गैर जिम्मेदार होने का परिणाम है। जस्ट बी वेरी मार्टिनेट हेयर। मार्टिनेट समझते हो? मार्टिनेट मीन्स द वन हु लाइक्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। खुद के साथ अनुशासित, अगर अनुशासित रहोगे तो दूसरा कोई आप पर अनुशासन थोपेगा नहीं। ऐसा नहीं चाहिए बेटा। सॉरी सर, नया हूं सर, ऐसा लिख देते हैं। आई टीचिंग, क्या कर रहा है दोस्त? अभी तूने कंटिन्यूएशन लिखा, टाइम खा क्या प्रेजेंट पास्ट? ये मत करना। ये सारी मेहनत पहले दिन से इसलिए करवा रहा हूं, 2-4 बार रिकॉल करके अपनी मर्जी से कॉपी में लिख करके देखो ना, आंख बंद करके रिकॉल करके देखो। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जो सारी जिंदगी काम आएगी, इसलिए सिर्फ परिचित हो जाना पर्याप्त नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया रामनिवास। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इसी तरीके का आत्मविश्वास चाहिए। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर तक आपके ऑनलाइन मैसेजेस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई नीड टू फोकस ऑन दिस। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे अब तक आगे होंगे। कितने आगे भाई? गुड, 45 वॉचिंग, गुड यार। नाउ लुक एट दिस।
अभी गौर से देखना, 3 चीजें जो पढ़ चुकी है उनको लेते हुए चौथी चीज को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा बेटा जी, जब आप ये कहते हो आई एम, कहते हो ना, इतने छोटे और सरल सेंटेंसेस आपके मन में चल सकते हैं बेटा जी, इसीलिए इतने छोटे और सरल एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। अब यू कैन टॉक टू योरसेल्फ अ बिट मोर फ्लुएंटली एंड यू कैन से आई एम टीचिंग। चलने दो मन ही मन में, क्वालिटी के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और ये सब छलावे हैं, कोई कहता है बोलचाल वाली अंग्रेजी सीखनी है, कोई कहता है लिखने वाली सीखनी है, कोई कहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली सीखनी है। बेटा तू काजल गाल रही हो है खुद रे, किसी को पढ़ ले तैयार भी हो जाएगा, रट भी लेगा। क्या नाम है इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम है कि नहीं? और कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना होता है कि नहीं? तो इसमें पढ़ाने की क्रिया चल रही है ना बेटा जी, जो नाम है वो की वो एक्टिविटी है कि नहीं? यूज भी करवाऊंगा। और विशेष रूप से कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर सीईटी की तैयारी करवाओ। हाँ यार बेटा, लाइक और शेयर हो तो वैसे सब गर्रा टापर है ना, कहीं क्यों मैं यहाँ पहली भी क्यों अच्छी चीज फैलनी चाहिए। मैं तो फकीरा बालाकत भी कह सका कि थैंक यू है, कल से नहीं पढ़ाएंगे। आपका प्यार ही खींच सकता है दोस्त, बाकी दूसरी तो कोई मजबूरी हमें पढ़ाने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकती। इसलिए ये चीजें अगर फैलेंगी और बच्चों को मुझे लगेगा कि बच्चे फायदे उठा रहे हैं, तभी क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं, है ना। वरना अगर ये स्प्रेड नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं पर कभी मेरा मन कह देगा कि बस बहुत है, थैंक यू। इसलिए कंटिन्यूएशन तभी बना रह सकता है जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाएं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा बेटा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थाने जैसे थाने फूट लगे तो करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जारी रहना, है ना। जो नाम है वो का वो टेंस है, ये रिलेशनशिप देखना, इधर देखना बेटा जी। आई हैव टॉट, इसका नाम परफेक्ट है कि नहीं बेटा जी? और परफेक्ट का मतलब समाप्त होना होता है ना, समाप्त होना होता है ना। जो नाम है परफेक्ट, वो की वो एक्टिविटी की नेचर है कि नहीं? यानी अगेन नाम और टेंस दोनों एक हैं। और प्रिपरेशन करने का तरीका भी बताऊंगा। अभी तो मैं सारी चीजें इंट्रोड्यूस करके एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूं, आप चिंता नहीं करें। और ये तीसरा देखना बेटा जी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, है ना। और अगेन वही सलाह है बेटा, ये 75% अंग्रेजी है। अच्छा शब्दकोश इसके साथ में जुड़ने से सामान्य जिंदगी में जो अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी हद तक फुलफिल हो जाती है। यार इसको मन ही मन में बोलो ना, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप अंग्रेजी तैयार कर रहे हैं। और निर्भरता तो किसी पर चाहिए ही नहीं जिंदगी में, निर्भरता सिर्फ ईश्वर पर। हमारी सफलता मतलब लोग चाहेंगे तो हम सफल होंगे और लोग नहीं चाहेंगे तो सफल नहीं होंगे, इतने सस्ते थोड़ी है। हमारी सफलता को भी हम ओन करेंगे और हमारी असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेंगे, मदद के नाम पर ईश्वर से। बात बिल्कुल ठीक है धर्मपाल थारे, है नहीं? बस मैं तो था नहीं, कह सकूं मैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्शन ऑफ द एक्टिविटी 2 घंटों तक का, और तीसरे घंटे में उसका कंटिन्यूएशन। परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम है कि नहीं? और टेंस में भी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के कैरेक्टर दिख रहे हैं कि नहीं? अगेन जो नाम है वो का वो टेंस है बेटा। और प्राइमरीली इस तरीके की प्रिपरेशन आपको एडवांस प्रिपरेशन के लिए तैयार कर देती है। इसलिए जो नाम है वो का वो टेंस है कि नहीं? अब चौथा लिखता हूं और देखना उसको। आई टीच इंग्लिश, ये देखना बेटा जी, 4 ही टेंस होते हैं, चारों लिखे हुए हैं आपके सामने। आई टीच इंग्लिश, क्या नाम है इसका?
सर इसका नाम कुछ लोग इसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं ना बेटा जी, और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा यूज होता है ये टेंस। नाम क्या है? इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट के मायने क्या होते हैं? अनिश्चित। इंडेफिनिट के मायने क्या होते हैं? अनिश्चित। और अब कंपैरिजन करना, नाम क्या है? इंडेफिनिट, अनिश्चित। और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये घटना कैसी है? डेफिनेट। अरे सर ये क्या पैराडॉक्स है? गौर से देखना बेटा, नाम कंटिन्यूअस है तो टेंस भी कंटिन्यूअस है, एक्टिविटी भी कंटिन्यू है। नाम परफेक्ट है तो एक्टिविटी भी परफेक्ट है। नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक्टिविटी भी परफेक्शन और कंटिन्यूएशन दोनों शो कर रही है। इसका नाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और एक्टिविटी कैसी है? डेफिनेट। ये क्या पैराडॉक्स है सर? यहां से चर्चा करनी है बेटा जी। गुड शाना। नाउ लुक एट दिस। I teach English. इंडेफिनिट टेंस है ना, अनिश्चित है। और घटना कैसी है? निश्चित। ये क्या पैराडॉक्स है सर? पैराडॉक्स बोला बेटा मैंने अभी। क्या होता है पैराडॉक्स? अब नहीं डरेंगे बेटा कैलाश, नहीं डरेंगे, है ना? सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। पैराडॉक्स, विरोधाभास। आप चाहें तो इसके लिए दूसरा शब्द, सरल शब्द बताऊं? युवराज सिंह, कॉन्ट्राडिक्शन। आप पैराडॉक्स कहें, आप कॉन्ट्राडिक्शन कहें, एक ही बात है। मतलब क्या है इसका? विरोधाभास। कथनी और करनी में अंतर। विरोधाभास को अंग्रेजी में आप पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब जानते हैं ना, विपरीत, और डिक्शन मतलब तलफ्फुज, बोली। वहीं से उत्पत्ति हुई है इसकी। अभी ये कहा, फिर थोड़ी देर में उस बात को नकार दिया और उसके विपरीत बात कहने लगे। ये विरोधाभास क्यों है? जहां विरोध का आभास होता है वो विरोधाभास। तो ये इस इंडेफिनिट टेंस में, जो कि अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टेंस है बेटा जी, इसका नाम तो है इंडेफिनिट, और घटना है डेफिनेट। ये क्या विरोधाभास है? और बेटा जी अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इतना वर्सेटाइल टेंस है कि एक बार तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब खत्म करके पूरा स्टेटमेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। ये इतना पावरफुल टूल है इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसको समझना, कंपेयर करना। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद इस पर वापस लेकर के आऊंगा। इज दैट वेरी क्लियर? मैंने आज के थंबनेल में लिखा था कि हम वर्ब की फॉर्म्स भी सीख रहे हैं। हाँ बेटा, पैराडॉक्स इज अ नाउन। और एक नाउन की पहचान बताऊं बेटा, आर्टिकल अगर किसी से पहले लग जाता है तो वो नाउन होता है। आर्टिकल एक ऐसी चीज है जिसका संबंध पूरी अंग्रेजी में सिर्फ नाउन से होता है ना? पैराडॉक्स एडजेक्टिव है, पैराडॉक्सिकल। ठीक है, चलिए ये इस सवाल पर रुकिए थोड़ी देर, अपने आप से बात करिए। मेरा सवाल समझ रहे हो ना बेटा जी? इसका नाम है इंडेफिनिट जी, और घटना है डेफिनेट। ये क्या माजरा है सर, जो बाकी के किन्हीं 3 टेंसेस में नहीं था? इस पर सोचना, अभी हम वापस आते हैं। लेकिन आप उन 3 सेंटेंसेस को, अरे वाह, गुड इवनिंग बेटा, इधर देखो। राम हैज बीन लिविंग दिल्ली फॉर 10 years। और सभी बच्चों को मेरी सलाह, ये इतने छोटे सेंटेंसेस बार बार पढ़ा करें।
आपकी अंग्रेजी की कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ बेहतर हो जाएगी। राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years नाउ, कांट यू टॉक टू योरसेल्फ अ बिट मोर फ्लुएंटली वेयर यू कैन से राम्स बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years? हो जाएगा। टेंस कौन सा है आप जानते हैं ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो जिसने बोला है वो क्या समझा रहा है? वो ये समझा रहा है सर, perfection of the activity for 10 years and then its continuation in the present year, that is the 11th year। मैं ग्राफ में सिखाऊं इस बात को? ग्राफ में देखना बेटा इस बात को और समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हायर लेवल पर जाओगे तो कई बार बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइन को मान ले बेटा जी 2022, इस लाइन को मान ले 2022, और यहां 2022 में खड़ा होकर के अगर कोई आदमी ये कहता है कि राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, वो आप तक इंफॉर्मेशन क्या पहुंचा रहा है? वो ये कह रहा है सर, राम भाई साहब ने पास्ट में कभी दिल्ली में रहना शुरू किया और उन्हें दिल्ली में रहते रहते 2022 तक 10 वर्ष पूरे हो गए। राम भाई साहब की दिल्ली में रहने की एक्टिविटी 2022 तक 10 सालों की पूरी हो गई है, और प्रेजेंट में यानी 2022 में, यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से 11वें वर्ष में उनका रहना जारी है। ये देख लेना बेटा जी, और कतई जल्दबाजी नहीं है। कई बार पढ़ करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर कोई सज्जन मेरे साथ अभी 2022 में ये वाला संवाद करता है बेटा, और मेरे से कहता है कि राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, वो समझा क्या रहा है मुझे? वो हिंदी में ट्रांसलेशन मत करना, रह रहा है, रह चुका है, उस चक्कर में मत पढ़ना। वो ये बता रहा है कि श्रीमान जी, राम को 2022 तक दिल्ली में रहते रहते 10 वर्ष तो हो गए पूर्ण, उनके दिल्ली में रहने की एक्टिविटी 10 वर्षों तक की तो हो गई है समाप्त, लेकिन फिर भी उन्होंने बोरिया बिस्तर पैक करके दिल्ली को छोड़ा नहीं है। अभी 2022 में यानी वर्तमान में एग्जाम्पल के हिसाब से 11वें साल में वो दिल्ली में रह रहे हैं, यानी परफेक्शन ऑफ द एक्टिविटी एंड देन इट्स कंटिन्यूएशन इन द 11th ईयर। दोनों सूचनाओं को समाहित किया हुआ है। राम आपका दोस्त है बेटा, अगर राम के बारे में ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलो। ये टेंस को इस्तेमाल करने की महारत सिखा रहा हूं, है ना? अभी इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले बेटा। अब अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे बोलता हूं बेटा जी, राम हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, और आज जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना बेटा, आज जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस ग्राफ के साथ में तीनों टेंसेस की इंटरकनेक्टिविटी अपने दिमाग में बिठा लेना, और तब तक बाइलेटरल प्रिपरेशन करना जब तक आप खुद चैंपियन नहीं हो जाओ। राम हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, कौन सा टेंस हुआ बेटा जी? प्रेजेंट और परफेक्ट हुआ कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, मतलब प्रेजेंट तक एक्टिविटी के समाप्त होने की जानकारी है कि नहीं? कितनी समाप्त होने की? 10 years की। क्या एक्टिविटी समाप्त हुई जिसकी थर्ड फॉर्म दी गई है रहना? यानी जिन भाई साहब ने ये सेंटेंस बोला है वो ये बता रहे हैं कि साहब 2022 तक राम को दिल्ली में रहते रहते 10 साल पूरे हो गए। वो तो इसमें भी हो गए ना सर? बिल्कुल हो गए बेटा, यही तो कॉमन फैक्टर है दोनों में। तो डिफरेंस क्या है उसमें? वो ये कह रहे हैं कि 11वें वर्ष में जारी है, और इसमें 11वें वर्ष की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा। ना तो उसने ये कहा है कि राम ने दिल्ली में रहना बंद कर दिया है, और ना उसने इसकी तरह कहा है रह रहा है। ये वाला कॉमन फैक्टर है दोनों में। और मैं जब थोड़ा सा हायर लेवल पर जाकर के पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसी सिचुएशंस पैदा कर दूंगा बेटा जहां आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी इस कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस और ये ग्राफ जो है इसको दिमाग में फीड करना, तीनों टेंसेस की इंटरकनेक्टिविटी आ जाएगी।
perfection of the activity and its continuation both. And here only perfection. 11वें साल के बारे में चुप्पी है, ना तो उसने ये कहा है कि छोड़ दिया और ना उसने ये कहा है कि रह रहा है। ठीक है ना? अभी कंपैरिजन करना बेटा जी। तीसरा सेंटेंस देखिए, राम इज लिविंग इन दिल्ली। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब अभी, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा अभी दिल्ली में है सर, यानी 11वें वर्ष एग्जाम्पल के हिसाब से। और ये तो इसमें भी है ना, बिल्कुल है सर दोनों में, इसीलिए तो दोनों में आईएनजी लगी है। यही तो सिमिलैरिटी है। तो फिर डिफरेंस क्या है सर? ये वाला इस 10 साल के परफेक्शन की भी चर्चा कर रहा है और ये वाला परफेक्शन की चर्चा करने में सक्षम नहीं है। और से देखना, तीनों टेंसेस की ये इंटर रिलेशनशिप और ग्राफिक्स में इसको समझने की कोशिश करना, अपने विचार बना करके देखना। मैंने लिविंग का बनाया बेटा जी, आप रीडिंग का बना लें, आप प्लेइंग का बना लें, वर्किंग का बना लें। एक ही सेंटेंस को तीनों टेंसेस में बना करके जो मैसेज में डिफरेंस आ रहा है उसको समझने की कोशिश करना। एक्चुअली अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशन के बिना, अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशन के बिना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रट करके कितना काम करोगे बेटा? सिर्फ एग्जाम पास करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मिनख परोठना पड़ी और मिनख परोठो जना भाषा चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, है ना? ये तीनों टेंसेस की इंटरकनेक्टिविटी है बेटा जी। गॉट इट? अब अगर ये तीनों टेंसेस कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर हो गए तो जिस चौथे सवाल को मैंने आपको पिछली स्लाइड में छोड़ा था ना बेटा, गुड, ये जो सवाल छोड़ा था ना, नाम क्या है? इंडेफिनिट। घटना कैसी है? डेफिनेट। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, पैराडॉक्स क्यों है? 2 शब्द मिल गए बेटा, आपने लिखे कि नहीं? राम इज लिव्ड इन दिल्ली, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया ना वीर बलराम। राम इज लिव्ड गलत हो गया ना बेटा, हैज लिव्ड कर दो, फिर चल जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को यह भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि फॉर सेंस खाली परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। ऐसा कोई नियम नहीं है ना? धीरे धीरे वहां तक भी आएंगे। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इस ग्राफिक में यहां पर लिखूं तो अब आपको पता है ना राम का स्टेटस इसमें क्या है, राम का स्टेटस इसमें क्या है और राम का स्टेटस इसमें क्या है। और अब उस इंडेफिनिट टेंस को इसमें लिख करके कंपैरेटिव एनालिसिस करें एंड सी व्हाट हैपेंस। सी, इंक बदल लेता हूं बेटा, यहां लिख दूं, जगह कम है। राम लिव्स इन दिल्ली। अब आप इस सेंटेंस को बाकी 3 सेंटेंसेस के साथ में पढ़ करके देखेंगे तो समझ में आएगा ये सेंटेंस कोई समय नहीं बता रहा, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि राम दिल्ली में रहता है। इंडेफिनिट टेंस इसको एक्टिविटी की वजह से नहीं कहते बेटा जी। इंडेफिनिट टेंस इसको इसलिए कहते हैं कि किसी भी एक्टिविटी का टाइम बताने में इंडेफिनिट टेंस कभी भी सक्षम नहीं होता। इसलिए हर एक इंडेफिनिट टेंस की एक्टिविटी तो डेफिनेट होती है लेकिन टाइम हमेशा उसका इंडेफिनिट होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? अब इन चारों को आप अपने आप को पढ़ाएं, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं बेटा। यू कैन कंपेयर दीज 2 sentences. Now look at this. If I say Ram is playing cricket, गौर से देखना बेटा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, और सलाह वही है। इतने छोटे और सरल सेंटेंसेस इसलिए हैं कि इट शुड गेट इनटू योर थॉट प्रोसेस। राम्स प्लेइंग क्रिकेट कब? कब? सर इसमें लिखा तो नहीं, लेकिन इससे अपने आप में अभी
नाउ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं लिखे बिना? नाउ लिखे बिना रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं अभी? अच्छा, अब इसका कंपैरिजन करना बेटा। राम प्लेज क्रिकेट, ये देखना। गुड, मैंने देखे बेटा वो जो शॉर्ट्स आपने बनाए, बहुत अच्छा लगा आपकी मेहनत के लिए, थैंक यू। और इस तरीके से हम समाज में अवेयरनेस फैलाएंगे, दैट इज द पर्पस। यहां राम प्लेज क्रिकेट, क्या मतलब है? खेलता है। क्रिकेट खेलने के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं ना, कब खेलता है पता नहीं सर, जब भी समय मिल जाता होगा, जब भी कोई खेलने के लिए बुला लेता होगा, जब भी मूड होता होगा। क्या बेटा जी ये सेंटेंस पढ़ने पर आपको नहीं लग रहा कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि राम सामान्यतः क्रिकेट खेलता है, मतलब यूजुअली। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए डिफरेंट क्लूज रटने पड़ते हैं, मैं वो रटने की रिक्वायरमेंट खत्म करवा दूंगा आपकी यहीं से, है ना? अच्छा सर, इसका मतलब अगर नाउ की चर्चा करनी हो, अभी की चर्चा करनी हो तो कंटिन्यूअस टेंस, और एग्जामिनर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए नाउ का इंडिकेशन दे दे तो कंटिन्यूअस टेंस यस, और यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, सामान्यतः ये इंडिकेट करना हो तो हम इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं यस। इसका मतलब सर अगर मुझे किसी को ये बताना हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस, और अगर मुझे किसी को ये बताना हो कि अभी छोड़ सामान्यतः मैं क्या करता हूं, यूजुअली मैं क्या करता हूं, मेरे स्वभाव में क्या है, मेरी आदत में क्या है, मेरा परमानेंट कैरेक्टर कैसा है, वो सब भी जब मुझे बताना होता है उसके लिए इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चारों टेंसेस की ये रिलेशनशिप क्लियर, अभी टेंस शुरू किए हैं, अभी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में जोड़ दूंगा। ये तो मुझे अंग्रेजी आपकी जिंदगी में चाहिए बेटा, ये यहां हमेशा एट द बैक ऑफ योर हेड, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन यू वुड गेट सेट अ डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वुड डेफिनेटली एंजॉय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करवाने की स्थिति में ले आऊंगा, है ना? यहां तक मेहनत करिए। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके मायने क्या है बेटा जी? ये परफेक्ट है, इसके मायने क्या हैं? ये कंटिन्यूअस है, इसके मायने क्या हैं? और ये इंडेफिनिट है, इसके मायने क्या हैं? और इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं बेटा जी? इन दो एग्जाम्पल से आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और जब आप इतनी प्रिपरेशन करके आओगे तो कल इस बात को थोड़ा सा और स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। तो लिखना, बोलना, पढ़ना, ग्रामर सब एक ही गो में हो जाता है, कुछ भी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं अंग्रेजी का कोई सिलेबस नहीं होता बेटा, सिलेबस की बात वो करे जिसने जनरलाइज्ड प्रिपरेशन कर रखी होती है, राइट ना? ये चारों टेंसेस की रिलेशनशिप नाउ यू कैन फॉलो। और अब थोड़ा सा वोकैब सेशन पर आ जाएं, पक्की बात है ये चारों कर लोगे ना? मुझे बताओ, कमेंट्स में बता। कितने बच्चे हैं भाई? तो यार स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट वही है जो शुरू में थी। मुझे कमेंट्स में बता, इन चारों पर आपकी पकड़ बनी? इन चारों को ठीक से समझ करके प्रैक्टिस में शामिल कर लो कि मैं कल की क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लूं इनका, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदगी के लिए तो ये चल ही रहा है बेटा, इसको बंद मत करना, है ना? हमारी क्लास में नई नई चीजें आती चली जाएंगी, लेकिन आपका धरातल इसी से तैयार होगा। गुड नाइट नहीं फिर बोल रहा, अभी दो चार शब्द लिखवाऊंगा। गुड, शिखा जैन। अच्छा चलिए, वोकैब के लिए आज एक बढ़िया फ्रेज सिखाऊं, हैं? देखो तो, आपने कभी पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, द गिफ्ट ऑफ द गैब।
एक बहुत बढ़िया फ्रेज है बेटा जी। गुड बेटा धर्मपाल, नरेंद्र सिंह, रामनिवास, कैलाश बिश्नोई, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा फ्रेज है बेटा। देखो यार, मारो सपनो है कि जैसे अंग्रेजी बोलो तो किन्हें ठा नहीं पड़नो चाहिए जैसे मारवाड़ी हो। फ्लुएंसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और शब्दों का चयन, द गिफ्ट ऑफ द गैप। हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन मैंने आज से 30 साल पहले सीखा था। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये नया नहीं है। हम जब किसी शब्द को पहली बार सुनते हैं बेटा, बिल्कुल बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और बाबा साहब की बात 100% सच है, 100% सच है। द गिफ्ट ऑफ द गैप, बताऊं इसका मतलब क्या होता है? आप मारवाड़ी में कहवा नहीं कई बार के इरे तो जबान माते सरस्वती है। बहुत फूटरो बोले, बहुत बढ़िया बोले, वाक चातुर्य बहुत अच्छा है जिसका। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एप्टली एंड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह और बड़े प्रभावशाली तरीके से बोलने की जो विधा है उसको कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। आर्ट ऑफ स्पीकिंग एप्टली। एप्ट शब्द का मतलब होता है कुशल, प्रवीण, दक्ष। एप्टली मतलब कुशलता पूर्वक। आर्ट ऑफ स्पीकिंग एप्टली एंड फ्लुएंटली। कुशलता पूर्वक और धारा प्रवाह बोलने की जो क्षमता होती है बेटा जी, उसे द गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। और इसके लिए वन वर्ड बताऊं, एक शब्द, इलोक्वेंस। सुना होगा ना आपने? एक ही बात है। इलोक्वेंस कहें, द गिफ्ट ऑफ द गैप कहें, एक ही बात है। इसका ये अर्थ है बेटा जी, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एप्टली एंड फ्लुएंटली। हिंदी में लिख दूं, धारा प्रवाह बोलने की क्षमता। धारा प्रवाह बोलने की क्षमता, वाक चातुर्य। वाक चातुर्य बेटा जी, द गिफ्ट ऑफ द गैप, इलोक्वेंस। और जिस व्यक्ति के पास में इलोक्वेंस ना हो ना, ध्यान रखना, और जिस व्यक्ति में ये आर्ट होती है, आप कहते हैं बड़ा इलोक्वेंट है यार, ये तो इलोक्वेंट बन जाता है ना। ये नाउन है बेटा जी, देखना। चलो इसको लिख लो, इलोक्वेंट भी लिख देता हूं, है ना। ये एडजेक्टिव है। इलोक्वेंट है ना। इलोक्वेंस ये नाउन है बेटा जी, ये एडजेक्टिव है। इलोक्वेंस का मतलब होता है द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप कहें, इलोक्वेंस कहें, दोनों का मतलब होता है धारा प्रवाह और बड़े प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला, जिसे एक शब्द में कहते हैं वाक चातुर्य, है ना। आप मारवाड़ी में क्या कंठ सरस्वती है, जबान पर सरस्वती बैठी हुई है, विधा को कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। लिख लोगे? पैराडॉक्स मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। अच्छा, मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा, वाक पटुता, वाक पटुता और वाक चातुर्य पता नहीं दोनों एक हैं या नहीं है, पर मैं हिंदी का ऐसा निष्णात विद्वान नहीं, पर वाक चातुर्य और वाक पटुता हिंदी के विद्वान बेहतर बता पाएंगे। लेकिन शब्द कितना खूबसूरत है ये, इलोक्वेंस, है ना। द गिफ्ट ऑफ द गैप, पैराडॉक्स मिला बेटा जी। ये सारे शब्द चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि याद रखने नहीं पड़े।
है ना, पैराडॉक्स याद रह जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन याद रह जाएगा, विरोधाभास, इलोक्वेंस, वाक चातुर्य, और वाक चातुर्य के लिए द गिफ्ट ऑफ द गैप। सब आप बच्चों का स्नेह है बेटा जी ना, और तरीके तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं तो हो जाएंगे, लेकिन आपका स्नेह मिलता रहे। सबसे बड़ा आशीर्वाद ईश्वर का यही है कि बच्चों के साथ जुड़ करके उनकी जिंदगी संवारने का अवसर ईश्वर देता है, और ये ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है, और ईश्वर को मेरा प्रणाम है। और आप इसके माध्यम बन रहे हैं, इसलिए विशेष स्नेह और लगाव होता है बच्चों से। हर टीचर यही चाहता है बेटा, राइट। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ये जितनी बातें अब तक पढ़ाई है तैयार करके कल की क्लास में आइए, और कल की क्लास में इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे, इसको पूरा करेंगे। ये देख करके आना, मैं इसको और अंदर ले जाऊंगा, है ना, इसको थोड़े से और लेवल पर लाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। और फिर जो बच्चे सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बेटा, अगले 5-4 दिनों में अगर हमारा रिदम ठीक रहा, एलएलबी और एमए हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा, क्या दिक्कत है? दोनों साथ तो नहीं होंगे, पहले एमए करो फिर एलएलबी कर लेना, या पहले एलएलबी कर लो फिर एमए कर लेना। मेरे किया हुआ है बेटा, इसलिए दोनों हो सकते हैं, ये पक्की बात है ना। तो इस पर और गहराई से काम करेंगे। आज के लिए बहुत है इतना। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप सभी के लिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल। टुमारो we'll meet again.